मैंने सही रास्ता चुना जीवन में, क्योंकि जिन हालात से मैं गुजरा था, हो सकता है मेरी जगह कोई दूसरा बच्चा होता तो क्रिमिनल बन जाता। हम लोग बहुत गरीब लोग थे और पिताजी मेरी माँ से कहते थे कि पड़ोस में जाओ और अपने पड़ोसी से उधार पैसे मांग के लाओ 20 रुपए। अमिताभ बच्चन की नई पिक्चर आई है, चलते हैं देखने। कितना ध्यान रखते हैं अपने चाहने वालों का? मैं जितना ध्यान रखता हूँ शायद ही कोई स्टार ध्यान रखता होगा। हालांकि मैं अपने आप को स्टार मानता ही नहीं हूँ। मेरे जो 25-25, 30-30 मिलियन व्यूज गए हैं वीडियोस के, सारे नॉन एक्टर्स के साथ। तो लाइफ ने आपको बहुत ज़्यादा सिखाया, लगातार आपको गिराया, आपको धक्का मारा। एक्टर पंकज कपूर के सगे भाई, उन्होंने मुझे कहा था कि अगर पिक्चर में मज़ा नहीं आया तो उनका अधिकार है गाली देने का। एक्टिंग एक ऐसा काम है जिसमें कि बहुत भीड़ है। कॉन्ट्रैक्ट इसी ढंग से बनाया जाता है कि एक्टर अपना आए, काम करे, उसके बाद वो भूल जाए उससे, बाद में उसको किसी तरह कोई रॉयल्टी। स्पेशली सोशल मीडिया के आने के बाद तो हर आदमी अपने आप को एक्टर समझने लगा। टाटा स्काई का ऐड कर रहा था मैं आमिर खान के साथ। आमिर खान सर बहुत ही ग्रेट आदमी, उन्होंने मेरी इतनी तारीफ की मेरे भाई। उन्होंने बोला यू आर अ फैंटास्टिक एक्टर सानंद। मैं बेसिकली नहीं करना चाहता था टेलीविजन में कंटिन्यूटी का कैरेक्टर, क्योंकि मुझे टेलीविजन एक्टर बनना ही नहीं था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सानंद वर्मा और आप देख रहे हैं द फिल्मी चर्चा राहुल के साथ। हमारा देश बहुत फिल्मी है और फिल्मी चर्चाएं जब होती हैं तो लोगों को बड़ा मज़ा आता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस पॉडकास्ट को देखेंगे और बहुत मज़े लेंगे। आई लाइक इट। हेलो नमस्कार, मैं हूं राहुल और बहुत बहुत स्वागत है आपका द फिल्मी चर्चा पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। उनकी इंट्रोडक्शन की जरूरत मुझे लगती है, क्योंकि आई लाइक इट ही काफी है बताने के लिए कि मैं किन की बात कर रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री में धर्मा को, लाइफ में कर्मा को और उभरते हुए कलाकार में सानंद वर्मा को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तो चलिए बिना देर के मिलते हैं हम सानंद वर्मा से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ और आपने जो मेरा इंट्रो दिया भी, ये भी बड़ा अच्छा था। और इसमें आपने एक शब्द कहा, उभरते हुए कलाकार। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि इतने सालों से काम कर रहा हूँ, 15 साल हो गए। 2009 जून 2009 से मैं एक्टिंग के लिए स्ट्रगल शुरू किया था। तो आप समझ लीजिए कि 15 साल से ज़्यादा ही होने वाले हैं। अभी भी उभरता हुआ कलाकार हूँ तो बड़ा अजीब सा लग रहा है मुझे कि वो अभी तक तो बहुत ज़्यादा उभर जाना चाहिए था मुझे। तो ये मैं सोच रहा हूँ कि अभी तक मैं उभरता हुआ ही क्यों हूँ, मैं बहुत ज़्यादा उभरा क्यों नहीं अभी तक। सर, उभरता हुआ कलाकार मतलब ये होता है कि आप उभर रहे हैं। अच्छा, खत्म नहीं हुए हैं आप। अच्छा, वो कंटिन्यू, टू बी कंटिन्यू। ओके जी सर, फिर ठीक है। सबसे पहले सर, जो आपका जर्नी रहा है, सबसे पहले मैं शुरू से शुरू करना चाहता हूँ। पहली बार लाइफ में आपने कौन सी फिल्म देखी थी, वो यादें बताइए सर आप। यार मुझे एक्चुअली ना, मेरे घर में पिक्चर देखने की परंपरा बहुत ज़बरदस्त वाली थी। हम लोग बहुत गरीब लोग थे और पिताजी मेरी माँ से कहते थे कि पड़ोस में जाओ और अपने पड़ोसी से उधार पैसे मांग के लाओ 20 रुपए। अमिताभ बच्चन की नई पिक्चर आई है, चलते हैं देखने। तो उधार मांगकर, पड़ोसी से उधार पैसा मांगकर पिक्चर देखने वाले लोग थे हम लोग, समझ रहे हैं आप। तो बहुत छुटपन से, बहुत बचपन से मैं फिल्में देख रहा हूँ। तो मुझे ठीक से याद नहीं है कि मैंने कौन सी फिल्म थी जो कि सबसे पहले देखी थी, वो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। पर जिस फिल्म की यादें हों आपके जहन में अभी भी। मुझे तो जो सबसे ज़्यादा जो मुझे बचपन की याद है वो शोले की याद है। ओके। हाँ, शोले मैंने देखी है बहुत बार। और एक और फिल्म थी, नाना पाटेकर सर की फिल्म थी, उसका नाम था परिंदा, वो देखी मैंने। और नाना पाटेकर सर की एक और फिल्म थी, उसका नाम था प्रहार, वो देखी मैंने। तो ये शुरुआती दौर की वो फिल्में हैं जो मैं बहुत ही बच्चा था, छोटा सा, और थिएटर में जाके हम लोग देखा करते थे। तो वो बच्चा अब किसी के चच्चा बन चुके हैं। जो लोग आपसे प्यार करते हैं, अब तो अभी आज के रेट में आप सक्सेसफुल एक्टर हैं,
जो लोग आपसे प्यार करते हैं उनके लिए आप स्टार हैं एक तरीके से, क्योंकि आपके काम को पसंद करते हैं। कितना ध्यान रखते हैं अपने चाहने वालों का? मैं जितना ध्यान रखता हूँ शायद ही कोई स्टार ध्यान रखता होगा। हालांकि मैं अपने आप को स्टार मानता ही नहीं हूँ, लेकिन फैंस तो बहुत है मेरे, ये बात सच है। करोड़ों लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं लंदन के पिकाडिली सर्कस में मॉब हो चुका हूँ, वहाँ पर मुझे सैकड़ों लोगों ने घेर लिया था। तो इसमें कोई शक नहीं है कि मुझे बहुत प्यार करते हैं लोग। और मेरा ये मानना है कि जो हम जैसे परफॉर्मर्स होते हैं उनका जो सबसे बड़ा सरमाया है, उनकी जो सबसे बड़ी पूंजी है, वो उनके फैंस ही हैं। तो जो मेरे फैंस हैं वही मेरी ताकत है। जो मेरे फैंस हैं उन्हीं के लिए मैं काम करता हूँ। अब आप सोचिए कि अगर दर्शक ना हो तो मेरे काम का कोई मतलब नहीं है ना। तो जो दर्शक हैं, जो मेरे काम को अप्रिशिएट करते हैं, मेरा काम देखते हैं, उनकी वजह से ही मैं आज जो कुछ भी हूँ सो हूँ, है ना। तो मैं उनको बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं पर्सनली सोशल मीडिया पे जाकर अपने वीडियोस पे जो कमेंट्स आते हैं उनको लाइक करता हूँ, कई कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ, पर्सनली करता हूँ मैं। फिर मैंने कभी भी अपने किसी भी फ़ैन को फ़ोटो के लिए मना नहीं किया, आज तक कभी नहीं किया। मैं जब भी फ़ोटो खिंचवाता हूँ तो जो मेरा फ़ैन होता है उससे ज़्यादा मैं हंस रहा होता हूँ। हाँ, आप कोई भी मेरा फ़ोटो देख लीजिए, और ज़्यादातर मैं कंधे पे हाथ रखता हूँ, हाँ, और फ़ोटो खिंचवाता हूँ, क्योंकि मैं इतना उनसे प्यार करता हूँ। एक नाटक करने गया था मैं, रात को 12:30 बजे वो नाटक ख़त्म हुआ, और मेरे जितने भी को एक्टर्स थे सब के सब डिसअपियर हो गए 5 मिनट के अंदर, क्योंकि रात के 12:30 बजे वो प्ले ख़त्म हुआ था। और मैं 1:45 बजे रात तक स्टेज पे खड़ा रहा और अपने सभी फैंस के साथ फ़ोटो खिंचवाया मैंने, सबके लिए वीडियो बाइट्स बनाई मैंने। बहुत लोग वीडियो कॉल करने लगते हैं और बात करवाते हैं अपने रिलेटिव्स से। सब ये सब भी अटेंड करते हैं, मतलब फैन कॉल कर रहे हैं फैमिली के लिए? उनसे बात करता हूँ मैं। कोई बोलता है कि मेरे भाई का बर्थडे आ रहा है, उसके लिए कुछ विश बना दीजिए, वो बना देता हूँ। यानी कभी भी किसी भी फ़ैन को मना नहीं करता हूँ मैं। अगर कोई ऐसी ही बहुत मजबूरी है कि शूट में है या शूट में हूँ, गेटअप में हूँ, वहाँ पे फ़ोटो खिंचवा ही नहीं सकते, वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, वो कॉन्फिडेंशियलिटी का इशू हो जाता है, आप नहीं खिंचवा सकते हैं फ़ोटो। तो उस समय भी मैं उस बंदे को बोलता हूँ, मैं अपने बॉय को बोलता हूँ कि इस बंदे को देख के रखो, जैसे ही अपना पैकअप होगा मैं कॉस्ट्यूम चेंज करूँगा और इसके साथ फ़ोटो खिंचवाऊँगा। सो आई मेक श्योर कि किसी भी फ़ैन को मैं दुखी ना करूँ, नाराज़ ना करूँ, क्योंकि मेरे लिए वो लोग बहुत ज़्यादा अजीज़ है मेरे, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। सिनेमा को समाज का आईना कहा जाता है। क्या कभी किसी फिल्म ने आपको प्रभावित किया है, अच्छे वे में और बुरे वे में? अच्छा वे मतलब कि बहुत बार ऐसा होता है ना, अब जैसे तेरे नाम में सलमान खान ने बीच वाला हेयर स्टाइल रखा है वैसा, तो लोगों ने वैसा करना शुरू कर दिया, एक प्रभाव उस तरह का हुआ। कुछ ऐसे बुरे प्रभाव जैसे फिल्मों में दिखाता है, कोई ऐसी बुरी चीजें जो आपके लिए सही नहीं है, आप वो स्टाइल अपनाने लगते हैं। तो कभी कोई अच्छा प्रभाव या बुरा प्रभाव आपके ऊपर किसी भी सिनेमा का पड़ा है कभी, बचपन में या जब बड़े हुए तब? मेरे ऊपर किसी भी सिनेमा का बुरा प्रभाव तो पड़ा ही नहीं आज तक। अच्छा क्या पड़ा? अच्छा मेरे ऊपर यही पड़ा कि मैं हमेशा सिनेमा से सीखता रहा, और चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो सिंगिंग हो। अब जैसे मान लीजिए कोई गाना पिक्चराइज हुआ है तो मैं उस गाने को बहुत ध्यान से देखता हूँ, उसका पिक्चराइजेशन कैसे हुआ है, और उस गाने को बहुत ध्यान से सुनता हूँ। जब थिएटर में बैठकर हम किसी गाने को देखते हैं तो उसका एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, उससे बेहतर एक्सपीरियंस कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि थिएटर में साउंड सिस्टम भी अच्छा रहता है। आप 70 mm के पर्दे पर जब परफॉर्मर्स को देख रहे हैं उस गाने को लिपसिंग करते हुए और वो गाना चल रहा है तो एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। तो मैं सिंगर भी हूँ, तो मैं उस गाने को बहुत ध्यान से सुनता हूँ, परफॉर्मेंसेस देखता हूँ, और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है उन लोगों को देखकर, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि सिनेमा जो है वो समाज का आईना है, और हम जो समाज में घट रहा है उसी से प्रभावित होकर, उसी से इंस्पायर होकर हम कहानियाँ गढ़ते हैं, कहानियाँ सोचते हैं,
और हम फिल्में बनाते हैं। तो निश्चित रूप से बहुत सारी ऐसी चीज़ें समाज में होती रहती हैं। स्पेशली हमारा देश भारत, ये तो बहुत बड़ा देश है ना, बहुत बड़ा देश है। इंडिया से बड़ा देश मुझे नहीं लगता है कोई होगा, है ना। मैं चाइना को भी नहीं मानता इंडिया से बड़ा देश, क्योंकि भले वहाँ पे पॉपुलेशन का जो भी हो, आजकल मेरे ख्याल से पॉपुलेशन में भी हम नंबर 1 ही है शायद। जी। हाँ, तो चाइना एक ज्योग्राफी उसका, क्योंकि उसकी आदत है कब्जा करने की, उनकी नीति जो है वो विस्तारवादी नीति है। तो भारत से बड़ा देश कोई नहीं है, भारत से शक्तिशाली देश कोई नहीं है। और भारत कल्चर में भी जितने सारे कल्चर, भारत की जो संस्कृति है, हमारे जो सभ्यता है, सब कुछ यहीं से निकला है मेरे भाई, है ना। तो इंडिया इज़ द बेस्ट, इसमें कोई शक नहीं है। तो यहाँ पर बहुत सारी कहानियाँ हैं दोस्त, आप जाओ, आप हर कदम पे आपको एक कहानी दिखेगी, हर बंदा अपने आप में एक कहानी है, समझ रहे हैं आप। तो इतनी सारी कहानियां हैं, और मैंने तो बचपन से बहुत दुख दर्द गरीबी झेली है, और बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है मुझे। तो उन चुनौतियों से मैंने सीखा है। तो मुझको ऐसा लगता है कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैंने चुनौतियों से सीखा और गुमराह नहीं हुआ, पथभ्रष्ट नहीं हुआ, है ना। मैंने सही रास्ता चुना जीवन में, क्योंकि जिन हालात से मैं गुजरा था, हो सकता है मेरी जगह कोई दूसरा बच्चा होता तो क्रिमिनल बन जाता, है ना, कोई गलत रास्ते पे चला जाता। तो मैं वैसा नहीं बना, मैंने लगातार अच्छी अच्छी बातों को अपने अंदर लिया, अच्छी अच्छी बातों को ऑब्ज़र्व किया और सीखा समझा। क्योंकि हमारे यहाँ गरीबी बहुत थी और हम स्कूल कॉलेज अफोर्ड कर नहीं सकते थे। मेरे पिताजी महान कवि थे, पर पैसा कमाने की कला उनके पास नहीं थी। तो इस वजह से, गुर्बत की वजह से, मुझे आज भी याद है कि स्कूल में मेरी बहन और मुझे रिज़ल्ट नहीं दिया गया था, क्योंकि फ़ीस नहीं भर पाए थे मेरे मम्मी पापा। तो इतना दुख दर्द झेलने के बाद ना आदमी मजबूत हो जाता है, और फिर वो मजबूती जो है वो काम आती है लगातार अपने आप को तराशने में। लगातार तराशता गया, मैं खुद को तराशता गया, लगातार सीखता गया, परिस्थितियों से सीखता गया, लोगों से सीखता गया, और सीखते सीखते एक अच्छे मकाम पे भगवान ने मुझे पहुंचाया। क्योंकि अब आप देखें, मैंने कभी भी स्कूल कॉलेज में एक तरह से नहीं गया हूँ, गया ही नहीं हूँ स्कूल कॉलेज। लगातार 8 साल की उम्र से काम कर रहा हूँ मैं, 8 साल की उम्र से अपने घर वालों को पैसे दे रहा हूँ घर चलाने के लिए, ठीक है। तो अब उस स्थिति में भी भगवान ने मुझे इतनी कामयाबी दी कि मैं एक टाइम पे बड़े कॉरपोरेट सेक्टर में 50 लाख की नौकरी कर रहा था। संभाल रखा मैंने, हाँ। आगे उसको भी बचा के रखते हैं सर। तो ब्लीड सवाल है। हाँ, तो वो अपने आप में एक मेन चीज़ यही है कि सिनेमा से मैंने बहुत कुछ सीखा है। और जैसे कि बचपन में मैं एक्टिंग के लिए हमेशा देवानंद की नकल करता था। गर्मी रहती थी और मैं ऊपर तक का बटन लगा के फुल स्लीव्स का शर्ट पहन के और गर्मी में चल रहा होता था। बाकी लोग बनियान में रहते थे, मैं फुल स्लीव का शर्ट पहने हुए ऊपर तक का बटन लगाए हुए चल रहा हूँ और देवानंद के स्टाइल में। कहाँ जा रहे हो तुम? नहीं, ये कर रहा हूँ ना। तो डेफिनेटली सिनेमा का बहुत गहरा असर हुआ है मुझ पर। और मैंने हमेशा, अच्छी बात यह है कि मैंने हमेशा हीरो से सीखा है, विलेन से नहीं सीखा, हमेशा हीरो से सीखा है। और मैं खुद को भी हीरो ही समझता हूँ। मैं हीरोइज़्म में विश्वास रखता हूँ, अच्छाई में विश्वास रखता हूँ, और मैं हमेशा पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ अपनी लाइफ में भी, और जो मेरे आसपास लोग हैं उनकी लाइफ में भी पॉजिटिविटी क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। शायद यही वजह है कि मुझे इतना लोग प्यार करते हैं और मैं हमेशा अपने आप को हर हाल में खुश रख पाता हूँ। आपने कहा कि लोग प्यार करते हैं, दोनों तरफ से होता है किसी भी चीज में, क्योंकि आप भी बहुत प्यार करते हैं इसलिए लोग प्यार करते हैं। दोनों एक दूसरे को आप प्यार कर रहे हैं आप। बिल्कुल, नो डाउट, रेसिप्रोकेट करना बहुत ज़रूरी है जीवन में। ये जो आपका एक्टिंग का जो रहा है ग्राफ सर, उस पे आगे आएंगे हम। सबसे पहले ये एक्टिंग का कीड़ा आपको कब और कैसे काटा सर?
मैं बचपन से ही खुद को, यानी आप ये समझ लें कि मुझे कभी भी एक्टिंग के कीड़े ने काटा ही नहीं। मैं बॉर्न एक्टर हूँ, मैं पैदा ही हुआ हूँ एक्टर और सिंगर, पैदा ही हुआ हूँ मैं। मैंने कभी भी, मुझे ऐसा नहीं लगा कि अरे यार ये अच्छा काम है, ये मैं कर सकता हूँ, मैं एक्टिंग ट्राई करूँगा। नो बॉस, बचपन से ही मुझे लगता था मैं एक्टर हूँ। ये एक्टिंग इंस्टीट्यूट के मार्केट को आप किस तरह देखते हैं? बिजनेस है? हाँ, बिजनेस है, पूरी तरह बिजनेस है। मुझे ऐसा लगता है कि एक्टिंग एक ऐसी कला है जिसको आप सिखा नहीं सकते हैं, आप सिखा नहीं सकते एक्टिंग। और अगर आपने ध्यान दिया हो, जहाँ तक मेरी जानकारी है, अमिताभ बच्चन सर ने कोई फॉर्मल एक्टिंग की ट्रेनिंग नहीं ली है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। जो गॉड फादर जिन्होंने प्ले किया था, मॉर्लन ब्रांडो, उन्होंने कोई एक्टिंग की ट्रेनिंग नहीं ली है। तो मुझे लगता है कि एक्टिंग जो है वो आपके अंदर एक नेचुरल कीड़ा होता है जो आपके अंदर भगवान फिट करके भेजता है। वो एक चिप है जो ऊपर वाला आपके अंदर फिट कर देता है, बस कोई ऑन करने वाला चाहिए। हाँ, उसको आप और ऑन करने वाला कौन? वो खुद ही होगा ना। आप जिसके अंदर वो चिप है, जिसके अंदर वो जर्म है, वही एक्टर बन सकता है। अगर मैं किसी ऐसे बंदे को जो कि जिसके अंदर वो जर्म नहीं है, है ना, उससे मैं लाइंस बुलवा सकता हूँ। मैं उसको बोल दूंगा तू ये लाइन बोल, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, ये बोल, गुस्सा होके बोल, तो बोल देगा नहीं मैं नहीं जाऊंगा। पर ये एक्टिंग नहीं है। मैंने आपको एक लाइन बोला बोलने के लिए, मेरे जो 25-25, 30-30 मिलियन व्यूज गए हैं वीडियोस के, वो सारे नॉन एक्टर्स के साथ किया है मैंने, है ना। मैंने उसको बोला तुमको ऐसे बोलना है, ऐसे गुस्से में बोलना है, यहाँ पे मुस्कुरा के बोल दो है ना, बोल देता है। वो एक्टिंग थोड़ी है। एक्टिंग है आपको अंदर से फील करना है वो इमोशन। अगर आप वो इमोशन फील करते हैं तभी आप एक्टर हैं, अगर आपने उसको फील कर लिया। ओके, तो अब आप ये बताओ कि फील करने की ट्रेनिंग कहाँ से दी जाएगी भाई? फील तो एक बच्चा भी करता है। एक छोटा सा बच्चा जिसको आपने एक खिलौना दे दिया, अब वो उस खिलौने के साथ मस्ती कर रहा है, वो हंस रहा है, कूद रहा है, ठीक है। अब आपने उसका खिलौना उससे छीन लिया। जैसे ही आपने उसका खिलौना छीना, वो रोने लगता है। वो फीलिंग है। उसके लिए किसी ने ट्रेनिंग दी है क्या उस बच्चे को कि बेटा अभी ये खींचेगा तो तुझे रोना है? नहीं ना, वो फीलिंग है। एक्टिंग क्या है? फीलिंग है। फीलिंग है, वो कोई करवा नहीं सकता, आपके अंदर से ऑटोमेटिक नहीं निकल रही, ऑटोमेटिकली वो फील करना। अब फील करने की ट्रेनिंग कौन देगा यार? आपको गाना गाने की ट्रेनिंग लोग दे सकते हैं, आपको नाचने की ट्रेनिंग दे सकते हैं, आपको वॉक करने की ट्रेनिंग दे सकते हैं, है ना। आपका जो फिजिकल मूवमेंट है उसकी ट्रेनिंग दी जा सकती है, लेकिन जो आपका इमोशनल वर्ल्ड है उसको आप ट्रेन नहीं कर सकते। वो तो आपको खुद से ही करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, उस जोन में जाना उस जोन में जाना पड़ेगा। अब मैं बचपन से लगातार इमोशनल टर्मोइल में घूमता रहा हूँ, मेरे साथ इतना इमोशनल उठापटक हुआ है, समझ रहे हैं आप, कि मैं एक ट्रेन्ड एक्टर हूँ नेचुरली। क्योंकि उस इमोशनल टर्मोइल ने, उस इमोशनल उठापटक ने, उस इमोशनल तकलीफ ने मुझे ये एहसास करवा दिया कि मैं अगर दुखी होता हूँ तो वो कैसे दुखी होता हूँ। बार बार दुखी होना पड़ा मुझे ना, तो वो सिस्टम में घुस गया जी, समझ रहे हो आप। फिर बहुत ऐसे फनी सिचुएशंस आए, बहुत ज़्यादा जहाँ पे लगातार हंसी आती रही, तो वो हंसने का फीलिंग आ गया, है ना। अब वो भी घुस गया, समझ रहे हो आप जी। तो लाइफ ने आपको बहुत ज़्यादा सिखाया, लगातार आपको गिराया, आपको धक्का मारा, आपको गुदगुदाया, ओके, आपको सुलाया, आपको जगाया, आपको दौड़ाया, आपको खदेड़ा,
आपको बहुत कुछ आपके साथ जिंदगी ने किया। जब आपके साथ बहुत कुछ जिंदगी ने किया, वही चीजें जो हैं वो एक एक्टर को एक्टर बनाती हैं। उसके लिए आपको किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। ट्रेनिंग सिर्फ और सिर्फ फिजिकल चीजों की होती है, इमोशनल चीजों की नहीं होगी यार, है ना। क्या होगा उसका, वो आप कितना भी ग्रूमिंग क्लासेस चला लो या आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात कर लो या कुछ भी कर लो, जो चीज नेचुरल है वही लेजेंड बनती है। मुंबई को माया नगरी कहा जाता है सर, और जब इस माया नगरी में पहली बार आप कदम रखे, कैसा एक्सपीरियंस था वो? क्या यहाँ लोग पहले आपके परिवार के या दोस्त लोग रहते थे, या बिल्कुल नया था आपके लिए? बिल्कुल नया था, कोई नहीं था। मेरी जेब में मुश्किल से 100 रुपए पड़े हुए थे। भाग के आए थे? और नहीं, माँ से पूछ के आया था, माँ ने ही 100 रुपए दिए थे मुझे। और फ्रंटियर एक्सप्रेस से मैं आया था। मीरा रोड में एक दवाई की फैक्ट्री में 15 दिन तक रहा था, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेरे लेटने भर की ज़मीन थी, बाकी चारों तरफ दवाइयाँ थीं, बहुत बदबू आती थी। पर यह था कि ऊपर वाला, शुक्रगुजार हूँ मैं ऊपर वाले का कि उसने हमेशा मेरी उंगली पकड़ के मुझे आगे बढ़ाया है। तो जैसे ही मैं यहाँ आया, मुझे अगले दिन नौकरी मिल गई दोपहर का सामना में। श्री संजय निरुपम ने मुझे हायर किया सब एडिटर के रूप में। तो नौकरी फिर इमीडिएटली मिली और फिर पत्रकारिता की जर्नी। यहाँ दिल्ली में भी पत्रकारिता करता था, मुंबई आने के बाद भी पत्रकारिता की ही जर्नी आगे बढ़ी थी। और फिर धीरे धीरे वो फिर जब आपने सर पत्रकारिता की बात की, तो सवाल इसी को कंटिन्यू करते हैं हम आगे। आप जब, हमने सुना है कि इंटरव्यू करना विशाल भारद्वाज सर का गए थे आप, कुछ मैंने सुना है, तो उनका इंटरव्यू, तो वहीं पे वो पहला ब्रेक, उन्होंने ऐसा क्या देखा और क्या वो एक्सपीरियंस बताए? वो ना 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 उन्होंने कोई पहला ब्रेक नहीं दिया था। तो वो कुछ काम मैं बताता हूँ। विशाल सर से मैं मिला था पत्रकार के रूप में, और उस समय मैं सिंगिंग के लिए स्ट्रगल कर रहा था। ओके। उस समय मैं एक्टिंग के लिए नहीं कर रहा था। और वो भी उस समय संगीत निर्देशक थे। हाँ, तो मैं उनका इंटरव्यू लेने गया था। और आज जब मैं ध्यान से सोचता हूँ उन दिनों के बारे में, तो मुझे महसूस होता है कि मेरे सुर पक्के नहीं थे। मैं उतना अच्छा नहीं गाता था उस वक्त। हाँ, तो जब मैं बहुत अच्छा नहीं गाता था उस समय, मैं विशाल सर का इंटरव्यू लेने के लिए गया था, और उनको मैंने एक गाना सुनाया था किशोर कुमार का। 2 लाइन गुनगुनाई सर, कौन सा सुनाया? हाँ, वो गाना ये था। फूलों के रंग से, दिल की कलम से, तुझको लिखी रोज पाती, कैसे बताऊं किस किस तरह से, पल पल मुझे तू सताती, तेरे ही सपने लेकर के सोया, तेरी ही यादों में जागा, तेरे ख्यालों में उलझा रहा यूं, जैसे के माला में धागा। हाँ, बादल, बिजली, चंदन, पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। वाह, सुपर, थैंक यू। मैंने तो सुपर बोला, उन्होंने क्या बोला था? उस वक्त मैंने अच्छा नहीं गाया था, जितना अच्छा मैं अभी गा रहा हूँ उसका 10% भी नहीं गाया था मैंने। और विशाल सर ने मुझसे कहा था कि सुरेश वाडेकर का एक स्कूल है, तो तुम वहाँ जाओ और वहाँ पे ट्रेनिंग लो, तुम्हारी आवाज़ अच्छी है, तुम अच्छा गा सकते हो, ये उन्होंने कहा था। बस इतना ही हुआ था। बाद में वो तो ऑडिशन से मुझे पटाखा मिली थी, और जब पटाखा मिली मुझे फिल्म, और उसमें मैं मेन विलेन हूँ, और विशाल सर ने मुझे ब्रेक दिया पटाखा में, और जब मैं
उनके पास गया था पहली मीटिंग के लिए, तब मैंने उनको याद दिलाया कि मैं आपसे मिल चुका हूँ। और तो उन्होंने कहा होगा एक्टिंग अच्छा कर रहे हो। हाँ, नहीं तो उन्होंने बोला कि बहुत पुरानी, क्योंकि बहुत पुरानी बात हो चुकी थी। तो उन्होंने कहा कि हाँ, चेहरा बदल जाता है ना, तो क्योंकि बहुत पहले की बात है, बहुत पहले की बात, जब वो फिल्म डायरेक्टर थे ही नहीं। ओके। वो सिर्फ म्यूजिक डायरेक्टर थे, माचिस के लिए काम कर रहे थे शायद। ओके। हाँ, उस समय की बात। 50 लाख ईयरली जो पैकेज होती है एमएनसी कंपनी की, वो ठुकरा कर दिन में 50 लोगों को अपना प्रोफाइल भेजना और 50 बार पूछना क्या मैं फिट हूँ, यह हौसला कहाँ से आता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो एक्टिंग के लिए स्ट्रगल था वो कैसे किया जाता है मुझे यही नहीं पता था। मुझे कुछ भी पता नहीं था कि एक्टिंग का स्ट्रगल कैसे करते हैं। पर ये ज़रूर था कि मेरे मन में ये था कि मैं मुंबई में आया था एक्टर सिंगर बनने, और बहुत लंबा समय हो गया। और अगर मुझे अपने ट्रू कॉलिंग की तरफ जाना है, अगर मुझे अपने आप को खुश रखना है, क्योंकि जिस एमएनसी में मैं काम करता था वहाँ पे भाई मैं ना ज़ॉम्बी की तरह हो गया था। जो मेरा आखिरी का साल था, उस एक साल में, जो आखिरी का एक साल था, उसमें मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गया था। इतना ज़्यादा डिप्रेशन मुझे, क्योंकि मैं कलाकार हूँ ना, परफॉर्मर हूँ, मैं परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हूँ। और आर्टिस्ट को काला पानी की सजा जैसा फील हो। हाँ, हालांकि वहाँ भी काम क्रिएटिव ही था मेरा, लेकिन फिर भी मज़ा नहीं आता था, क्योंकि मुझे करना कुछ और था। तो मैं डिप्रेशन में रहता था यार। और इसी वजह से मुझे एक्चुअली आई वॉज टोल्ड टू गो, मुझे नौकरी छोड़ने के लिए कहा गया था मेरे बॉस श्री अनुज कपूर ने, जो कि पंकज कपूर साहब के भाई हैं, सगे भाई, एक्टर पंकज कपूर के सगे भाई। उन्होंने मुझे कहा था कि यू शुड पुट इन योर पेपर्स, क्योंकि मेरी हालत बहुत ख़राब थी, आई वॉज नॉट इन गुड शेप। तो जब उन्होंने कहा तो मैंने 3 महीने का नोटिस पीरियड सर्व किया, और यही सोचा कि अब एक्टिंग करूँगा मैं। बस स्ट्रगल की शुरुआत हुई। अच्छे खासे पैसे मिले थे मुझे ग्रेचुइटी के, प्रोविडेंट फंड के, वो सब मैंने अपने बंगले में लगा दिया, और बंगले को अपना बना लिया मैंने। क्योंकि मुंबई में लोग 1 रूम किचन अगर हो जाता है तो बहुत प्राउड फील करते हैं, और मेरा वो बड़ा बंगला था, तो मैंने उस बंगले को अपना बनाया। और गाड़ी बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा मुझे, क्योंकि उसका ईएमआई भरने के पैसे नहीं थे। तो गाड़ी बेच के मैंने उसका जो लोन था वो क्लियर किया। उसके बाद लोकल ट्रेन में गया सफ़र करने, चढ़ ही नहीं पाया 2 घंटे तक, बस में भी नहीं चढ़ पाया। फिर बस में अगले दिन चढ़ा, उसके बाद जब वापस आया उसी बस से, तो गिर गया मैं नीचे और मेरा घुटना छिल गया। मैंने कहा कि नहीं यार, दिस इज़ नॉट द थिंग दैट आई एम सपोज टू डू। तो मैंने कसम खाई कि मैं अब कभी भी बस स्टॉप पे खड़ा नहीं होऊंगा, और कभी भी मैं लोकल ट्रेन के चक्कर में पड़ूंगा नहीं, मैं रेलवे स्टेशन नहीं जाऊंगा। गाड़ी बिक चुकी थी, ऑटो रिक्शा टैक्सी के लिए पैसे नहीं थे मेरे पास। तो मैं सुबह 6 बजे उठता था रोज़। अगले दिन पहली बार सुबह 6 बजे उठा और पैदल आया अंधेरी, और आप समझ लीजिए कि 1 बजे के आसपास अंधेरी पहुंचा। अंधेरी पहुंच के स्टोन्ड बिल्कुल। पहले तो 1 घंटे इन्फिनिटी मॉल के सामने जो चाय की पान की टपरी थी वहाँ बैठा, वहाँ पे सारे स्ट्रगलर्स बैठे रहते थे, मैं ऐसे स्टोन्ड बैठा हूँ 1 घंटे तक। उसके बाद फिर चेहरे पे पानी वानी मार के एक कटिंग चाय पी, और आपस में वो लोग, मैं बात किसी से करता हूँ नहीं, ज़्यादा ना के बराबर ही करता हूँ, बात ही नहीं करता हूँ मैं किसी से, बहुत कम बात करता हूँ अभी भी? अभी भी, हाँ, वैसा ही हूँ मैं। ऐसे में तो लोग आपको बोलते होंगे ईगो बहुत ज्यादा इसके अंदर। नहीं बोलते हैं, क्योंकि मैं हूँ, वो सच है नहीं ना। जो सच होता है वही महसूस होता है। राइमिंग बहुत अच्छा था इसका। हाँ, जो तो सच होता है वो क्या होता है? वही महसूस होता वही महसूस है। होता तो सच है नहीं कि ईगो वो नहीं है मुझ में, पर मैं अपने में रहता हूँ। अब मैं अकेले सब काम, क्रिएटिव काम करता रहता हूँ, वीडियोस बनाता रहता हूँ। मेरे वीडियोस इतने हिट होते हैं, मैं ही उसके बारे में सोचता हूँ, मैं ही लिखता हूँ, मैं ही प्लान करता हूँ, मैं ही एडिट करता हूँ, मैं ही पोस्ट करता हूँ। आई डू एवरीथिंग सिंगल हैंडेडली, ओके। और वो वायरल होते हैं, लोग मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं। तो मैं क्रिएटिव बंदा हूँ, मैं लगातार सीखने में विश्वास रखता हूँ, और वही मेरी शक्ति है। मैं लगातार सीखता हूँ। अभी तिग्मांशु धूलिया सर के साथ एक फिल्म कर रहा था, सुपर वुमन। उनके साथ मैं घंटों बैठ के बात करता था, क्योंकि उनसे सीखने को मिलता था ना।
अब जहाँ पे मुझे ये एहसास हो जाता है कि इस बंदे के पास बैठ के कोई फ़ायदा नहीं है, इससे मैं कुछ सीख नहीं पाऊंगा, ये टाइम वेस्ट कर रहा है, फालतू की बातें कर रहा है, तो मैं उससे बात नहीं करता। इट्स एज सिंपल एज दैट, है ना। जहाँ पे मुझे लगता है कि मैं यहाँ कुछ सीख सकता हूँ, उससे बात करता हूँ, क्योंकि मैं लर्नर हूँ, बहुत ही हार्ड कोर लर्नर हूँ, और मैंने फ्री में सीखा है सब कुछ। किसी यूनिवर्सिटी में नहीं गया हूँ, किसी स्कूल में नहीं गया हूँ, फ्री में सब सीखा है। मेरे अंडर में 15 लोग काम कर रहे थे जब मैं एमएनसी में काम करता था। वो सब के सब IIM अहमदाबाद से पढ़ के आए थे, कोई न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया था, और वो लोग मेरे अंडर में काम कर रहे थे। तो वो इसीलिए हो पाया क्योंकि बाकी के लोग अगर 6 घंटे 7 घंटे काम करते थे तो मैं 22 घंटे करता था, लगातार सीखता रहता था। दिन में डेस्क जॉब करता था, रात में बेसमेंट में हमारा एडिटिंग का सेटअप था, तो दिन में एडिटर से काम करवाता था और उसको ऑब्जर्व करता रहता था कि वो कैसे कर रहा है, कुछ कुछ उससे पूछता था, सीखता था। फिर रात में खुद जाके मशीन ऑन करता था और खुद ही एडिटिंग करने लगता था, एडिटर बन गया। उसके बाद मैंने अपना शोरील बना लिया। शोरील बनाने के बाद जिस कंपनी में मैं काम कर रहा था उससे 10 गुना बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई उसी शोरील की वजह से, समझ रहे हैं। फिर वहाँ भी करने लगा 22-22 घंटे काम, तो ग्रोथ होती गई। तो मेरी जो नौकरी थी, जो लास्ट नौकरी थी, उसमें पहले महीने की तनख्वाह मेरी थी 17,000 रुपये मंथली, और जो 2007 मैंने 7-8 साल बाद मेरी तनख्वाह हो गई 3.5 लाख मंथली। यानी 7 ईयर्स में, 7 साल में 17,000 मंथली से मेरी सैलरी 3.5 लाख मंथली थी, समझे। वो इसीलिए हुआ क्योंकि मैं लगातार सीखने वाला बंदा हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ मैं। हर नए दिन कुछ नया सीखना और फिर एक्सपेरिमेंट करना। हाँ हाँ, उस पर लगातार मेहनत करता हूँ, काम करता हूँ, बहुत बहुत काम करता हूँ, समझे आप। तो इस वजह से मुझे जो भी मिला है जीवन में वो इसी वजह से मिला है। आपका मानना है सर कि एक्टर को कभी अपनी एज रिवील नहीं करनी चाहिए, क्या कुछ ऐसा सामना करना पड़ा है आपको एज को लेके? देखिए, मेरा मानना है कि वो मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि हर एक्टर के साथ ऐसा नहीं होता होगा, पर मेरे साथ है। मुझे ऊपर वाले ने ऐसा बनाया है कि मधुर भंडारकर सर की फिल्म थी बबली बाउंसर, स्टारिंग तमन्ना भाटिया जी। उस फिल्म में राहुल, मैंने 40 साल के सरदार का रोल किया है। और उसके बाद जो अगली शूटिंग मेरी थी, उस फिल्म का नाम था डरन छू। उस फिल्म में मैंने 28 साल के सरदार का किया है, समझ रहे हैं आप। तो होता क्या है ना कि अगर आपने अपना एज रिवील कर दिया या अपना फैमिली स्टेटस बता दिया, और वो ये भी हो सकता है कि किसी बंदे का फैमिली स्टेटस इतना एबनॉर्मल हो कि परसेप्शन गलत चला जाए, क्योंकि मैं बेसिकली पब्लिक सर्विस में हूँ, आप समझ रहे हैं। मैं एक ऐसा बंदा हूँ जिसकी सर्विसेज जो हैं वो करोड़ों लोगों तक पहुँचती हैं डायरेक्टली जी, राइट। तो अगर मैं डायरेक्टली करोड़ों लोगों तक अपने इमोशनल स्किल्स को पहुंचा रहा हूं, तो ये सारी चीजें इमोशंस से जुड़ी हैं, समझ रहे हैं ना आप मेरी बात। अब मान लीजिए कि किसी बंदे की शादी 19 साल की उम्र में हो गई या 18 साल की उम्र में हो गई, उसकी शादी 18 साल की उम्र में उसकी शादी हो गई, और 19 साल का जब वो था तो उसका बच्चा हो गया, ठीक है। अब ये बंदा जो है वो 36 साल की उम्र में एक 20 साल के लौंडे का बाप है यू नो। अब ऑडियंस जो है वो सोचती है, यार इसका 20 साल का लौंडा है, 20 साल का, फिर उसका वो अलग ही जज करना। हाँ जज, क्योंकि अब क्या है कि ऑडियंस को हक है जज करने का भाई, क्योंकि मेरा ये काम है। मैं अपने आप को, अपने शरीर को, अपने इमोशंस को करोड़ों लोगों तक पहुंचा रहा हूं। तो जो करोड़ों लोग मुझे देख रहे हैं उनका पूरा अधिकार है मेरे बारे में जजमेंटल होने का। वो पैसे जो है वो लगाकर थिएटर में पिक्चर देखने जा रहे हैं भाई, उनका अधिकार है क्रिटिसाइज करने का। अगर पिक्चर में मजा नहीं आया तो उनका अधिकार है गाली देने का।
उसमें कुछ गलत नहीं है, समझ गए ना आप। यस सर। तो अगर मैंने कुछ बातें जो कि मेरी पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई हैं, जो कि मैं लोगों को नहीं बताना चाहता हूं, तो उसके पीछे वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि एक परसेप्शन बिल्ड हो जाएगा। अब मैंने 40 साल के सरदार का रोल किया बबली बाउंसर में, अगली फिल्म की शूटिंग की तो उसमें 28 साल का सरदार हूं, समझ रहे ना आप। क्योंकि एज एन एक्टर आई ऑलवेज ट्राई टू किल माई सेल्फ यार। आई जस्ट वॉन्ट टू एलिमिनेट सानंद वर्मा। आप समझ रहे हो, सानंद वर्मा को एलिमिनेट करना है, खत्म, आउट। आई जस्ट वॉन्ट टू बी माई कैरेक्टर। कभी सक्सेना, कभी दुबे, जो भी फिल्म कर रहा हूं, भिखारी बनाऊं तो भिखारी बनना है मुझे, ये करना है मुझे। एमएनसी का कोई बहुत बड़ा सीईओ बना हूं तो मुझे वो वाला एटीट्यूड दिखाना है। जब मैं 40 साल का सरदार बना हूं तो मुझे 40 साल का लगना है। जब मैं 28 साल का सरदार बना हूं तो मुझे 28 साल का लगना है, राहुल, समझ रहे हो आप। और ऑडियंस जजमेंटल होगी, उसमें कुछ गलत नहीं है। तो अपनी तरफ से अगर मैं अपने आप को ही मारना चाहता हूं, अगर सानंद वर्मा अपने पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ नहीं बताता है, तो इसके पीछे वजह यही है कि सानंद वर्मा अपनी पर्सनैलिटी को ही खत्म करना चाहता है। मेरी कोई पर्सनैलिटी ना हो, सानंद वर्मा एग्जिस्ट ही नहीं करता है, मेरे कैरेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं, सब के सब। मैं इस लेवल पे सोचता हूं एक्टिंग के बारे में, यू अंडरस्टैंड। राइट। तो यही वजह है कि मैं अपनी पर्सनल चीजों को लोगों तक नहीं पहुंचाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि उससे एक परसेप्शन बिल्ड हो जाएगा जो कि मैं नहीं चाहता हूं कि हो। इसी वजह से लोग आसानी से मुझे 40 साल के सरदार में भी एक्सेप्ट करते हैं और 28 साल के सरदार में भी एक्सेप्ट करते हैं। दिस इज द बेसिक आइडिया। फिल्म इंडस्ट्री में दो चीजों का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। एक तो ऑडिशन, जो हर कोई वाकिफ है। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट, जो बहुत लोग अनजान है। उस कॉन्ट्रैक्ट पे थोड़ा सा आप नजर डालिए कि किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है वो जो एक्टर पहले साइन करते हैं। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो तो एक मजबूरी है एक्टर्स को कि वो साइन करते हैं। और मेन प्रॉब्लम ये है मेरे भाई के कुछ पैसे दे के वो आपकी सर्विसेज को ख़रीद लेते हैं और उसके बाद आपको भूल जाना है। आपने जो भी काम किया है उस काम पर आपका कोई किसी भी तरह का कोई भी ऐसा हक नहीं रहेगा जिससे कि आप फाइनेंशियली उसको एक्सप्लॉइट कर सकें। तो जितना भी फाइनेंशियल गेन है उस प्रोडक्ट के एक्सप्लॉइटेशन के बाद, वो सारा का सारा गेन जो है वो प्रोड्यूसर का होता है ना। जो इन्वेस्टर्स होते हैं, प्रोड्यूसर, उनका होता है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट इसी ढंग से बनाया जाता है कि एक्टर अपना आए, काम करे, उसके बाद वो भूल जाए उससे, बाद में उसको किसी तरह का कोई रॉयल्टी वो चाहे या कुछ। उसमें ये भी लिखा रहता है कॉन्ट्रैक्ट में कि आपको किसी तरह की कोई रॉयल्टी नहीं मिलेगी, और अगर फ्यूचर में कोई ऐसा लॉ बना और उस लॉ के तहत अगर आपको रॉयल्टी देना बनता है, वो भी नल एंड वॉइड, नहीं मिलेगी, तो भी नहीं मिलेगी, वो भी नल एंड वॉइड है ना। इस तरह के कौन। और दूसरा ये भाई के अभी टाइम जो है ना बहुत बदल गया। अभी क्या है, सीरियल के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मैं आगे पूछने वाला था, आप कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट बहुत डिफिकल्ट रहता है, हार्ड रहता है, स्ट्रांग। क्योंकि हमने सुना है पर्सनल कुछ इमरजेंसी आपके फैमिली में, उसको भी अवॉइड करना पड़ेगा क्योंकि शूट रोकनी नहीं चाहिए। उनकी भी मजबूरी है ना, डेडलाइन का चक्कर रहता है। टेलीविजन पे अगर आप कोई सीरियल कर रहे हैं तो उनका मंडे टू फ्राइडे ओरिजिनल एपिसोड डालना ज़रूरी है। भाभी जी घर पर रहेगा 10:30 बजे, ओरिजिनल एपिसोड का आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसमें आप कुछ कर नहीं सकते, वो आना बहुत ज़रूरी है। तो उनका डेडलाइन का प्रेशर रहता है, क्योंकि डे बाय डे, अभी जैसे मान लीजिए कोई सीरियल चल रहा है, उसमें एक कहानी चल रही है, उसमें जो एपिसोड आपने देखा उस एपिसोड का कनेक्शन है अगले एपिसोड से। अब ऑडियंस का उसमें बेसिकली अपॉइंटमेंट व्यूइंग बोलते हैं उसको, अपॉइंटमेंट व्यूइंग है वो, है ना। लोग अब मान लीजिए रात के 10:30 बजे भाभी जी घर पर आ रहा है, तो वो कहानी जो है अगले एपिसोड का वो इंतज़ार करेंगे, 10:30 बजे वहाँ पहुँच जाएंगे। और अगला एपिसोड उन्होंने अगर नहीं देखा और रिपीट टेलीकास्ट आ गया तो उसकी रेटिंग गिर जाएगी,
भाभी जी घर पर हैं से लोग दूर हो जाएंगे, बोला ये क्या आप। तो डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है टीवी में, कि आप लगातार कंटेंट प्रोड्यूस करते रहो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, क्योंकि ऑडियंस उसी एक्सपेक्टेशन से आती है ना। तो उनकी भी मजबूरी रहती है, वो ऐसा हार्श कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे ही बनाएंगे ताकि उसको मेंटेन रखा जा सके। तो और एक्टर्स करते भी हैं, और उसमें आप बस मुझे एक ही चीज़ है जो मुझे बुरी लगती है बहुत टेलीविज़न में, वो ये है कि जो पेमेंट है वो बहुत लेट आता है। ये सुना है बहुत सारे एक्टर ने। हाँ, वो 90 डेज का रहता है, कहीं कहीं 120 डेज का रहता है। अब आपने आज शूटिंग की है ना, और आपको 5 महीने बाद पैसे मिल रहे हैं। अब आप बताओ कौन सा दुनिया में ऐसा काम होगा कि आज आपने काम किया और वो कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा हुआ है कि 5 महीने बाद मिलेगा पैसा, समझ रहे हैं आप। तो ये एक बहुत गलत लगता है मुझे। बाकी जो चीज़ें हैं आपको बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, क्योंकि एक्टिंग एक ऐसा काम है जिसमें कि बहुत भीड़ है, बहुत लोग हैं यार, बहुत मारा मारी है। स्पेशली सोशल मीडिया के आने के बाद तो हर आदमी अपने आप को एक्टर समझने लगा है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है लोगों को। हर आदमी को लगता है कि वो एक्टर है। जिधर आँख घुमाओगे वहाँ पे कोई स्टार खड़ा है बॉस, आप समझ रहे हैं। ये जो खुशफहमी या गलतफहमी बोल रहे हैं इसको, ये ऐसी है। और मैंने सुना है कि कई सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स जो हैं या कई सारे कास्टिंग डिसीजंस जो हैं वो सोशल मीडिया के फॉलोइंग के बेस पे लिया जा रहा है। लोग ये देखते हैं कि यार ये एक्टर अच्छा है, इसने ऑडिशन तो अच्छा दिया है, पर देखो इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर हैं इसके। हमने भी सुना है ये। हाँ, बहुत आजकल चल रहा है ओटीटी में खासकर। हाँ, अभी आपने ऑडिशन बहुत अच्छा दिया, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, ऑडिशन माइंड ब्लोइंग है आपका, पर वो आपका इंस्टाग्राम पे देखते हैं अरे यार इसमें सिर्फ 800 फॉलोअर, हटाओ यार इसको। और जो इन्फीरियर एक्टर है उसका इसका कितना भाई इंस्टा पे, अच्छा इसका 6 लाख, ये सही है, वर्कशॉप दे के करवा लेंगे। तो आजकल इतना इंपॉर्टेंट हो गया है। और सोशल मीडिया की क्या औकात है, सोशल मीडिया की औकात ये है कि माँ बहन की गाली दे रही है एक बच्ची, एक छोटी सी बच्ची, झोपड़पट्टी की एक छोटी सी बच्ची, उसकी उम्र 6 साल है, और वो माँ बहन की गंदी गंदी गालियां दे के वीडियो बनाती है, और फॉलोअर गेन कर रहे हैं, और कमेंट लाइक तो भर जाते होंगे। 62 मिलियन व्यूज उसके एक वीडियो को देखा मैंने। उसका काम ही है गाली देना बस। अब ये एक्टिंग नहीं है भाई, एक्टिंग पूजा है, वो वर्शिप, इट्स लाइक मेडिटेशन फॉर मी। एक्टिंग मेरे लिए मेडिटेशन है, मैं मेडिटेट करके सत्यनारायण दुबे बनता हूं, आप समझ रहे हैं। जी जी, मैं मेडिटेट करता हूं यार, मैं पहुंचता हूं वहां उस अपने सिस्टम को, यू अंडरस्टैंड, बनाता हूं। लेकिन उस लड़की को लग रहा है कि वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। इरफान खान साहब की एक रियल लाइफ लाइन है, हमने सुनी है कि यहाँ फिल्म इंडस्ट्री में नेटवर्किंग से काम मिलता है। सच बात। आपका क्या टेक है उस पर? 100% सही बोला है उन्होंने, नेटवर्किंग से काम मिलता है, बिल्कुल। और मैं नहीं कर पाया नेटवर्किंग अपनी लाइफ में, ये भी सच है। मैं बहुत ही कमज़ोर हूँ इस मामले में, क्योंकि मैं लोगों की चापलूसी नहीं कर सकता हूँ। और मुझे याद है टाटा स्काई का ऐड कर रहा था मैं आमिर खान के साथ। आमिर खान सर बहुत ही ग्रेट आदमी है। टाटा स्काई का विज्ञापन था, और ये बात आप समझ लीजिए कि 13-14 साल पुरानी। ओके। मैं आमिर खान सर के साथ वो ऐड शूट कर रहा था। उन्होंने मेरी इतनी तारीफ की मेरे भाई, उन्होंने बोला यू आर अ फैंटास्टिक एक्टर सानंद, ब्रिलियंट एक्टर यू आर, बहुत काम मिलेगा तुमको, समझे। फिर जब पैकअप के बाद वो दौड़ के मेरे पास आया, मुझे आज भी याद है, 50-60 मीटर की दूरी से वो दौड़ते हुए मेरे पास आया, मेरे गले मिले वो, और बोले इट वॉज रियली गुड टू वर्क विथ यू सानंद, और बोल के गए हैं। वो दिन है और आज का दिन है, 13-14 साल हो गए।
मुझे अभी भी पता नहीं है कि आमिर खान का ऑफिस कहाँ है। आप चाहते तो उन चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हाँ, थे। और मैं जाता उनके ऑफिस में, मुझे देख के वो जरूर काम देते, इतने बड़े प्रोड्यूसर हैं, इतना काम करते हैं, है ना। कभी नहीं आज तक, अभी भी वजह है इन चीजों से पीछे हटने का? मैं नहीं जाता हूँ, मेरे को मजा नहीं आता, अच्छा नहीं लगता मुझे ऐसे काम मांगना। हाँ, किसी के ऑफिस में गया, अरे सर मैं आ गया कैसे सर बढ़िया, कुछ है तो कहाँ बताइए। जा रहे हैं सर हैं, उसमें वो मेरा एटीट्यूड वो है नहीं भाई, वो मैं करता नहीं हूँ। मैंने कहा ना, मैं अपने ऊपर कोई बैगेज लेके नहीं चलता हूँ, समझ रहे हैं। एक सही रास्ते से होता हुआ मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैंने शुरुआत में कुछ ऑडिशंस भी दिए, भगवान ने इतना टैलेंट दिया है कि मैं 4 साल में 350 ऐड कर गया। प्रदीप सरकार ने मुझे ब्रेक दे दिया फिल्मों में, इतनी अच्छी अच्छी बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ, अनुराग कश्यप सर, विशाल भारद्वाज सर, मधुर भंडारकर सर, नितेश तिवारी सर, राजकुमार गुप्ता सर, कितने बड़े बड़े नाम हैं जिनके साथ मैंने बहुत अच्छा अच्छा काम किया है ना। तो मेरा नसीब अच्छा है और शायद मुझ में टैलेंट है कि मुझे काम मिलता रहता है। पिछले 7 साल में, आपको एक और बात बताऊं, पिछले 7 साल में मैंने बहुत काम किया, लेकिन एक भी ऑडिशन से काम नहीं मिला मुझे। मुझे लोगों ने बुलाया, मुझे नरेशन दिया और बोला सर ये कहानी है, ये शूटिंग डेट है, ये आपका कैरेक्टर हम सोच रहे हैं, आप करेंगे? मैंने हाँ या ना बोला, ऐसे किया। एक ऑडिशन से काम नहीं किया मैंने पिछले 7 साल से। ये लकीली पर्सन के लिए ही हो सकता है पॉसिबल कि आपको कहीं बोलना ना पड़ा हो। हमने सुना है बहुत अच्छा गाते भी, जैसे कुछ देर पहले आप गुनगुना रहे थे। ये सिंगिंग का जो शौक है आपका, सिर्फ शौक है या प्रोफेशनलिज्म में भी यूज करने वाले हैं? कुछ म्यूजिक वीडियो वगैरह कुछ क्या प्लान है आगे? प्रोफेशनल मैं म्यूजिक, हाँ, खुद का गाना बनाऊंगा और उसको इसी साल मेरा टारगेट है 2025 में मेरा म्यूजिक वीडियो आएगा। क्या उसमें एक्टिंग भी करेंगे आप या सिर्फ गाना रहेगा? हाँ, एक्टिंग करूँगा, सोलो? हाँ हाँ, एक्टिंग करूँगा, सोलो रहेगा या जो भी कहानी होगी वो देखेंगे। वो गाना पे डिपेंड करेगा कैसा गाना है, क्या है। मन में आ रहा है ऐसा ख्याल, कुछ रोमांटिक गाना लेते फुल रोमांस करने का मौका ढूंढेंगे? अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है और आई रियली डोंट नो क्या होगा, पर जो भी होगा वो मज़ेदार होगा। मैं चाहता हूँ एक्चुअली कि कुछ ऐसा करूँ जो कि वो थोड़ा पार्टी सॉन्ग टाइप का बन जाए, समझ रहे हैं, फुट टैपिंग सॉन्ग्स जो होते हैं ना, वो वैसा, हाँ वैसा टिपिकल के रोमांस कर रहा हूँ किसी के साथ, और वो ऐसा नहीं, कुछ ऐसा करूँगा ना जो कि लोग मज़े लें उसके, और कुछ हटके भी, हाँ, थोड़ा जो लोग बना रहे हैं उससे हाँ, हटके हो। हटके, हाँ, मेरा वही है, थोड़ा कुछ ना कुछ उसमें यूएसपी रहना चाहिए। अभी के सिंगर में कौन आपको बहुत पसंद है जो अभी चल रहे हैं आज के दौर में? आज के दौर में सभी अच्छे हैं। अरिजीत सिंह बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। बाकी क्योंकि मैं आजकल के गाने ज़्यादा फॉलो करता नहीं हूँ। ओके, मैंने, हाँ, सोनू निगम सर तक मैंने थोड़ा फॉलो किया था। सोनू निगम सर के बाद मैंने क्योंकि मुझे ना आजकल के गाने सब एक ही जैसे साउंड करते हैं और उनकी लॉन्जिविटी का इशू है, यानी वो बहुत लंबे समय तक आपके साथ नहीं होते। वो मार्केटिंग की वजह से ना कुछ समय तक रहते हैं पब्लिक डोमेन में, सोशल मीडिया पर रहेंगे, यूट्यूब पर रहेंगे, मार्केटिंग बैक्ड गाने हैं वो, हाँ। तो अभी लगातार आपको हाँ 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 हाँ, अब ये मैं 50 बार करूँ आपके दिमाग पे घुस, तो आप बाहर निकलोगे, आप ही अपनी गाड़ी में बता हाँ 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 ये करोगे आप, समझ रहे हो आप। तो अब कोई भी एक गाना जो है उसको इतना मार्केटिंग थोप थोप के करते हैं वो लोग, और लिरिक्स के मुश्किल से 4-5 लाइन होते हैं पूरे गाने में, वही रिपीट। हाँ, वो, हाँ, वही समय एक हुक लाइन का, आजकल गाना भूल जाओ, हुक लाइन चाहिए, है ना। यहाँ पे ये हुक लाइन है, समझ रहे हो ना। तो मेरा बिलीव जो है वो वैसे गानों में नहीं है। मैं मानता हूँ कि देखो, मजाक मस्ती वाले गाने नाचने, अभी जो अभी जैसे ये हे जय जय शिव शंकर, अब ये गाना है, जय जय शिव शंकर कांटा लगे ना कंकर के प्याला तेरे नाम का पिया,
हो गिर जाऊंगी मैं मर जाऊंगी जो तूने मुझे थाम न लिया ओ सौरभ दे। अब ये गाना है, अब इसमें मस्ती है लेकिन इसमें आत्मा है। आपके साथ ये गाना रहता है दिल से, हमेशा हमेशा रहेगा। मैंने ये गाना सुना नहीं है पिछले 2 साल से। जो एनर्जी गाने वाले में होती है वो सुनने वाले में भी आ जाती है। हाँ बिल्कुल आ जाती है, समझ रहे हो। तो आप कोई भी, यानी मतलब ये है कि आजकल के गानों में लॉन्जिविटी का बड़ा भारी इशू है। हाँ, कोई भी गाना चलता है वो कुछ समय तक चलता है फिर गायब हो जाता है। लेकिन हम आज भी गाने सुनते हैं किशोर कुमार के, मोहम्मद रफ़ी के, है ना, मुकेश के, आजकल के जो लोग हैं उनमें। इसीलिए उस दौर के गाने को एवरग्रीन कहा जाता है। हाँ। क्योंकि आप भले ही बीतता जाए साल लेकिन वो गाने पुराने नहीं होते। वो अभी भी लगता है कि अभी लिरिक्स बहुत कमाल के होते हैं। पुराने गाने हाँ। मीनिंगफुल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सोलफुल सॉन्ग होना चाहिए मेरे हिसाब से। और उसमें एक जो फीलिंग है, अगेन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो रेंडिशन अभी हमारे जगजीत सिंह साहब का गाना कोई है ना, अब उस गाने के अंदर आप फीलिंग देखो। कोई भी गाना जब जगजीत सिंह साहब गाते थे, एक फीलिंग, ठुकरा ठुकरा अब के प्यार करूं मैं नशे में हूँ। फीलिंग देखो, है ना। अब जो भी चाहो यार करो मैं नशे में हूँ, मैं नशे में हूँ, मैं नशे में हूँ, है ना। फीलिंग है इसमें। कोई ये कैसे बताए कि वो तन्हा क्यों है, वो जो अपना था वो ही और किसी का क्यों है। यही दुनिया है तो फिर ऐसी ये दुनिया क्यों है। यही होता है तो आखिर यही होता क्यों है। अब इसमें आत्मा है यार, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। समझ रहे हो आप, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपके इस टैलेंट का सेट पे कभी को एक्टर फायदा उठाते हैं? दुल्हन गुनगुनाना ऐसे बोलते हैं। मैं सेट पे सक्सेना बना रहता हूँ ना, तो मैं अपने काम पे ध्यान देता हूँ। मेरे से हिम्मत नहीं होती। मस्ती वैसे कुछ नहीं होता। नहीं, मैंने आज तक लाइफ में कभी किसी के साथ प्रैंक नहीं खेला, आज तक नहीं। सेट पे बहुत सीरियस हैं, ऑफ स्क्रीन भी सीरियस। ऑफ स्क्रीन में काम करता रहता हूँ, ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन जब शॉट नहीं चल रहा हो तब भी काम करता रहता हूँ, तब भी कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ। ओके, 1 मिनट भी आप जाया नहीं जाने देते। वो सब नहीं भाई, बहुत जरूरी है। टाइम इज मनी, अंडरस्टैंड। इसी फॉर्मूला पे चलना चाहिए। हाँ। फिर लाइफ सेट। और क्या। और अगर आप अपने काम को एंजॉय कर रहे हो, यू आर द लकीएस्ट मैन ऑन अर्थ, अंडरस्टैंड। काम से दिल लगाओ। हाँ बस बस काम से दिल लगाओ, बहुत मजा आता है गुरु। अपने काम को एंजॉय करो, उससे बढ़िया एंजॉयमेंट कुछ नहीं होगा। आप बहुत ही प्राइवेट पर्सन है। आप कुछ भी एक्टिंग के अलावा कुछ भी अपने पर्सनल फैमिली हो, पर्सनल लाइफ हो, कुछ भी चीजें आप रिवील नहीं करना चाहते हैं, नहीं दिखाना चाहते हैं। यहाँ तक कि आप अपनी गाड़ी के लिए ड्राइवर तक नहीं रखते हैं। आप चाहते हैं कि, हमने सुना है ऐसा कि प्राइवेट लाइफ मतलब प्राइवेट लाइफ, हमारी चीजें किसी और को पता नहीं होनी चाहिए। ऐसा इनसिक्योरिटी क्यों सर? ये इनसिक्योरिटी नहीं है, जैसा कि मैंने कहा कि ये मेरे बिजनेस की डिमांड है। मेरा जो काम है, जो मेरा प्रोफेशन है, ये उसकी डिमांड है। क्या होता है ना कि जब आप किसी भी प्राइवेट बात को बाहर लेके जाते हो तो उसमें एक परसेप्शन बन जाता है, जो मैंने अभी आपको जवाब दिया कि एक परसेप्शन बन जाता है जब भी आप अपनी कोई प्राइवेट बात बाहर करते हो। तो मेरा आइडिया ये है
कि मैं कुछ भी ऐसा फील ही ना करूं, क्योंकि ये काम फीलिंग का है। एक्टिंग जो है वो फीलिंग का काम है। तो मैं ये कोशिश करता हूं कि मैं कुछ भी ऐसा फील ही ना करूं जो कि प्राइवेट हो। समझ रहे आप? हर चीज जो है, हर चीज, अगर मैं अंदर से ये सोच के चलूं कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं शून्य हूं, मैं जीरो हूं, मैं कुछ नहीं हूं, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, मेरा कोई वजूद नहीं है। आप मेरे मुंह पे थूक दो तब भी मैं हंसूंगा, आप मुझे गले लगा लो तब भी मैं हंसूंगा। मेरा कोई वजूद नहीं है, मैं निर्जीव हूं। अगर मैं ये अपने आप को भरोसा दिलवा दूं तो सोचो कितनी आसानी से कोई भी कैरेक्टर मेरे अंदर घुस जाएगा। ये सिर्फ एक्टर के लिए होनी चाहिए ऐसी चीज या आम इंसान के लिए भी है? एक्टर के लिए ओके। कितनी आसानी से वो चीज घुस जाएगी ना, खट से। आप यानी आप ये समझ लो कि आप जो भी फील करते हो जी। अगर वो फीलिंग आप, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई एक बर्तन है, अब वो बर्तन जो है उस बर्तन में जान आ गई, मान लीजिए, जी। इमेजिन कीजिए कि उसमें जान आ गई है। अब अगर जान आ गई उसमें है, तो उस बर्तन में अगर आपने आलू की सब्जी रखी तो आलू उसको पसंद है तो वो नाचने लगेगा। अब आपने उसमें जहर रखा तो क्योंकि उसमें जान है वो तिलमिला जाएगा, वो गिरेगा, वो समझ रहे हो ना, वो परेशान हो जाएगा बहुत ज़्यादा। हाँ, मैं चाहता हूं कि उसमें कभी जान ही ना रहे। एक ऐसा बर्तन ओके। बेजान हो जिसके अंदर आप कोई भी चीज डाल सको। तो मैं भिखारी का रोल भी बहुत अच्छे से कर सकूं, मैं गैंगस्टर का रोल भी बहुत अच्छे से कर सकूं, समझ रहे हो ना आप, मैं किसी ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर का रोल भी बहुत अच्छे से कर सकूं, मैं किसी करप्ट पॉलिटिशियन का रोल भी बहुत अच्छे से कर सकूं, फीलिंग के साथ। वो बहुत आसान हो जाता है, ट्रांसफॉर्म करना खुद को बहुत आसान हो जाता है अगर आप अपने पर्सनल लाइफ के बारे में ज़्यादा ना सोचें, अगर आप अपने पर्सनल लाइफ को ज़्यादा भाव ना दें, अगर आप अपने पर्सनल लाइफ को ज़्यादा महत्व ना दें, बहुत फ्लेक्सिबल रहें ऑफ कैमरा भी, बहुत फ्लेक्सिबल रहें ऑफ कैमरा भी, है ना, तो आपकी वो जो फ्लेक्सिबिलिटी है एज एन एक्टर, किसी भी कैरेक्टर को अपने अंदर आत्मसात करने में वो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत काम आती है। तो यही वजह है कि मैं चीज़ों को चाहता हूं, क्योंकि अगर मैंने अपनी प्राइवेसी को बरकरार रखा है तो उससे फ़ायदा ये होता है कि कहीं भी, अभी मान लीजिए एक कोई बात है, अब वो एक बात जो मैंने छुपा कर रखी हुई है अपने बारे में, वो जैसे ही बाहर निकली तो क्योंकि मैं एक पब्लिक फिगर हूं, क्योंकि करोड़ों लोग मेरी लाइफ में इंटरेस्टेड हैं, है ना, तो जैसे ही उनको पता चलेगा एक परसेप्शन बनेगा और अलग अलग एंगल से अलग अलग। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अनंत अंबानी, जिनके भी शादी हुई, जी। उन्हीं की हुई ना शादी, अनंत अंबानी की ना। तो अभी अनंत अंबानी सर जो हैं वो 1 मिनट के लिए आप मान लीजिए कि वो एक्टर बन गया, ठीक है। अब उनको आपने भिखारी का रोल दिया, विल यू एक्सेप्ट हिम? लोग नहीं एक्सेप्ट करेंगे, नहीं करेंगे ना, क्योंकि उनका परसेप्शन बना हुआ है, माइंड में सेट है वो अनंत अंबानी है। आप उनको किसी मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ बना देंगे तो लोग एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन उनको भिखारी के रोल में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जैसे सलमान खान को लोगों ने ट्यूबलाइट फिल्म में रोते हुए एक्सेप्ट नहीं किया था, क्योंकि उनको धूम धड़ाका, वो फाइट एक्शन, परसेप्शन है ना, वो है गुरु। तो मुझे अपने बारे में कोई परसेप्शन नहीं बनाना है, इट्स एज सिंपल एज दैट। तो प्राइवेट बातें, पर्सनल बातें, जितना ज़्यादा पर्सनल रख सकूं उतना अच्छा है, उससे परसेप्शन बिल्डिंग में कमी आती है। थोड़ा जाते हैं पीछे की तरफ, जैसे ऑडिशन के टाइम आपने एक चीज नोटिस किया होगा, एक बात, कि जब ऑडिशन के मैसेज आपके फोन पे, व्हाट्सएप पे या व्हाट्सएप ग्रुप में आते होंगे तो 95% मैसेज अब में आपको दिखता होगा रिक्वायरमेंट में कि मुझे अब मार्केट चाहिए, 6 पैक होना चाहिए, आपने नोटिस किया होगा। उस रेस में खुद को कहाँ पाते थे, कितना चैलेंजिंग था? मैं एक्चुअली बहुत लकी हूं इस मामले में। मेरा मानना है राहुल के कोई अदृश्य शक्ति है भाई, जो मेरी उंगली पकड़ के मुझे आगे बढ़ाती रहती है। उस रेस में थे ही नहीं। बताता हूँ कैसे। जब मैं इन्फिनिटी मॉल के सामने चाय की टपरी पे बैठा रहता था, ऐसे सर झुका के, स्टोन्ड,
1 घंटे बाद जब मैं थोड़ा स्ट्रेंथ गैदर करता था और जाता था, तो उस समय मैं जब बैठा होता था ना, तो वहाँ पे कई सारे स्ट्रगलिंग एक्टर्स बैठे रहते थे। वो लोग आपस में बात कर रहे होते थे। अब एक बंदे ने कहा दूसरे बंदे से, यार वहाँ मैनेजर का चल रहा है 39 में, मैनेजर तू ट्राई कर। हाँ, अब मैंने सुन लिया वो बंदा क्या बोल रहा था उस बंदे से। अब जिस बंदे को उसने बोला था कि मैनेजर के लिए तू ट्राई कर, वो जैसे ही निकला कहीं, तो मैं उसके पीछे धीरे धीरे हो लेता था कि वो जा कहाँ रहा है। जब वो जाता था, मैं देखता था कि कोई जगह है, छोटा सा एक स्टूडियो है, उसके बाहर 200 लोग खड़े हैं, लाइन लगी हुई है। सब लोग बोल रहे हैं एम आई फिट, एम आई फिट। ये बंदा भी उसी लाइन में खड़ा हो गया, समझ रहे हो आप। जब ये बंदा भी वहाँ खड़ा हुआ तो मैं भी उसके पीछे ऐसे खड़ा हो गया। अब जब बारी आई तो जिस बंदे को फॉलो करता हुआ मैं वहाँ पहुँचा था, कास्टिंग डायरेक्टर ने उसको बोला नो यू आर नॉट फिट। और मुझे तुरंत देखा और उन्होंने कहा यू कम सर। अब मैं अंदर गया, मैंने ऑडिशन दिया। तो ये ऑडिशन का सिलसिला चला है मुश्किल से 3-4 महीने, 3-4-5 महीने चला। Within 6 months I became a huge advertising star। और सिचुएशन ये हो गई थी, मुझे याद है कि जब मुझे ऑडिशन के लिए लोग बुलाते थे फ़ोन करके, तो मैं जाता था, मेरे जाते ही कम से कम 6-7 एक्टर उठ के चले जाते थे। उनको ये लगता था कि ये आ गया, अब और किसी का होगा नहीं। ऐसा दौर भी था। ऐसा दौर था। 4 साल में मैंने 350 ऐड किए। रिकॉर्ड हुआ एक तरीके से। हाँ। मुश्किल, रेयर ही कोई ऐसा हाँ होगा। हाँ, ये रिकॉर्ड है। 4 साल के अंदर अंदर मैंने 350 ऐड किए। तो शुरू में थोड़ा सा ऐसे ही हुआ, हाँ, कि ऑडिशन के लिए जाता था, पर वो सब व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह का मैं मेंबर नहीं रहता था। बस मैं जाता था और ये समझ में आ गया था कि कहाँ कहाँ ऑडिशन चलता है। तो एम आई फिट मैंने आज तक कभी नहीं बोला। बस ये मैं करता था ज़रूर कि स्टूडियो के बाहर मैं खड़ा हो जाता था और उनको खुद ही देख के समझ में आ जाता था। तो कास्टिंग डायरेक्टर दरवाज़ा खोलता था, मुझे उसने देखा, मैं ऑलरेडी बहुत जल्दी मैं नॉन एक्टर बन चुका था एडवर्टाइजिंग में। तो मुझे देख के आइए सर आप, हाँ, या कुछ नहीं बोला तो मैं समझ जाता था आई एम नॉट फिट। तो पर आज तक एक बार भी एम आई फिट नहीं बोला मैंने। कि पूछा ही नहीं आपने। हाँ, कभी नहीं। आपका जो सीरियल भाभी जी घर पे हैं, उसमें एक सिग्नेचर लाइन है आपका, आई लाइक इट। ये आप सिर्फ सेट पे यूज करते हैं, ऑन स्क्रीन यूज करते हैं, लेकिन आपको पता है आपके काम देखकर लोग डेली बोलते हैं आई लाइक इट, आई लाइक इट। इस प्यार का क्या नाम दे? इस प्यार को मैं क्या नाम दूं? कुछ नाम नहीं दे सकते यार, ये बस प्यार है। प्यार को क्या नाम देंगे? प्यार ये ना बहुत बड़ी वाली ब्लेसिंग है भाई। मैंने पिछले जन्म में कुछ बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, माँ का आशीर्वाद है और उस अदृश्य शक्ति का चमत्कार है कि ये सब हो पाया मेरे भाई। वरना भाभी जी घर पर हैं, इतना हिट होगा, सक्सेना का कैरेक्टर इतना हिट होगा, मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं जब फिल्मों में ट्राई कर रहा था तो मैं एक बंदे से मिलने गया था ऐसे ही, और उसने मेरा थोड़ा सा हल्का सा ना एक हल्का सा डिसरिस्पेक्टफुल था वो, कहीं ना कहीं, ज़्यादा नहीं, ना के बराबर ही था, पर मुझे वो भी लग जाता है क्योंकि मुझे बचपन से ना ये भी एक अदृश्य शक्ति है कि समझ में आ जाता है सामने क्या सोच रहे। नहीं, मैं एक्चुअली क्या है ना कि बचपन से ना भाई मैंने इतना काम किया ना, इतना हार्डवर्क किया कि मुझे सिर्फ तारीफ मिली। हर बंदा जो है ना वो मेरी तारीफ ही करता रहा, समझ रहे हैं। मुझे कभी भी, मेरे साथ कभी किसी ने बदतमीजी नहीं की, समझा, हमेशा तारीफ की मेरी, क्योंकि मैं बचपन से पागलों की तरह काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, समझ रहे हैं, और अच्छे काम कर रहा हूँ, समझे आप। बचपन में 13-14 साल का था जब मैंने कहानी लिखी थी, बच्चों की कहानी, और वो बहुत बड़ी मैगजीन, हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप की मैगजीन नंदन,
उसमें छपी थी और अच्छे खासे पैसे मिले थे। 3-3 बार मैंने कहानी वो लिखी और 3-3 अलग अलग कहानियाँ छपी। फिर मैंने 3-3 नॉवेल लिख दिए 1000-1000 पेज के। तो लोगों ने मेरी रिस्पेक्ट बहुत की है बचपन से ही। बचपन से ही कभी किसी ने मेरे साथ बदतमीजी नहीं की, समझ रहे आप। तो मैं बहुत जब भाभी जी घर पर हैं मुझे ऑफर हुआ था, तो मैं बेसिकली नहीं करना चाहता था टेलीविज़न में कंटिन्यूटी या कैरेक्टर, क्योंकि मुझे टेलीविज़न एक्टर बनना ही नहीं था, मुझे फिल्म एक्टर बनना था। और मुझे ऑलरेडी मौका मिल भी चुका था। प्रदीप सरकार जो परिणीता के डायरेक्टर हैं, उन्होंने मुझे मर्दानी में ब्रेक दे दिया था, क्योंकि उनके साथ मैं 4-5 ऐड फिल्में कर चुका था, मुझे बहुत पसंद करते थे, तो मुझे फिल्मों में ब्रेक भी मिल गया था। तो मैं टीवी नहीं करना चाहता था कंटिन्यूटी या कैरेक्टर। FIR करके एक शो था, FIR उसका नाम था, चंद्रमुखी चौटाला, जिसमें बहुत फेमस कैरेक्टर है। तो उसमें दाढ़ी मूछ लगा के प्रोस्थेटिक्स मेकअप वगैरह करके ना वो कैरेक्टर्स करता था। तो वो 100 एपिसोड किए होंगे मैंने। बाकी सब 3-4 दिन का रोल करता था, क्राइम पेट्रोल वगैरह में ऐसे करता रहता था। लेकिन टीवी में कंटिन्यूटी या कैरेक्टर में कभी भी नहीं करता था। पर उसी दौरान 2 घटनाएं घटी थी। एक, सुशांत सिंह राजपूत ओवरनाइट फिल्म स्टार बन गए थे, टीवी एक्टर थे वो पहले पवित्र रिश्ता में, और टीवी स्टार थे एक्चुअली, और वो ओवरनाइट काय पोचे से फिल्म स्टार में कन्वर्ट हो गए थे। और दूसरा, अमिताभ बच्चन सर ने युद्ध नाम का एक सीरियल किया था, जिसमें उन्होंने फिक्शनल कैरेक्टर पोर्ट्रे किया था। और यहाँ तक कि शाहरुख खान ने भी वो सीरियल से शुरुआत, हाँ, वो तो बहुत पुराना एग्जाम्पल हो गया था, लेकिन ये उस समय की बात है जब मुझे भाभी जी से ऑफर आया था। ओके, उसी दौरान ये कोइंसिडेंस हुआ था बेसिकली। अमिताभ बच्चन सर वाली बात जो मैंने कही, और सुशांत सिंह राजपूत वाली बात। तो मैंने कहा ये कैरेक्टर बहुत यूनिक है, कर लेता हूँ। पर मैंने यार ये नहीं सोचा था कि ये कल्ट शो बन जाएगा यार, इतना बड़ा शो। चैनल ने कभी नहीं सोचा था, उन्होंने कोई प्रमोशन नहीं किया था हमारे शो का। बाकी सारे शोज के प्रमोशन हुए थे बहुत ज़बरदस्त ढंग से। शाहरुख खान सर का एक रियलिटी टीवी शो भी था उस पर, हाँ, बहुत बड़ा शो था। और बेगूसराय और क्या क्या बहुत सारे शोज आए थे। भाभी जी का कोई प्रमोशन नहीं हुआ था, फिलर शो था ये 10:30 बजे। और कंटेंट और सबकी मेहनत ने हाँ रंग ला दिया। हाँ, तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। इसीलिए मैं बोलता हूँ ना कि नसीब, भाग्य जो है ना, वो बहुत बड़ी चीज़ है। मैं पहली बार जब मैंने इस बात का एहसास किया, एक इवेंट में मैं गया था, वहाँ पे यानी भाभी जी चल रहा था, 6-8 महीने हुए होंगे, 8 महीने। और मैं कानपुर गया था एक इवेंट में, वहाँ पे मैंने पहली बार देखा, यार भगवान आपने क्या बना दिया मुझे, क्या बना दिया आपने, बाप रे बाप। आज भी याद है मुझे, पूरा कानपुर जाम हो गया था यार सक्सेना जी को देखने के लिए। मैं जब घर वापस आया, मैं 1 हफ्ते तक रोया, इतना ओवरवेल्म्ड था मैं, इतना इमोशनल, समझे। उसके बाद मैंने इवेंट करना बहुत, यानी किया ही नहीं मैंने, ऑलमोस्ट इवेंट ही नहीं किया, क्योंकि मेरे कुछ बाउंसर्स ने मेरे कुछ फैंस को धक्का वक्का मार दिया था। तो मैंने इतने गुस्से में मैंने इवेंट ही करना छोड़ दिया। कोई फ़ोन आता भी था, सीधा 10 लाख मांगता था ताकि भाग जाए वो समझे आप। तो उस समय तो वही है मेरे ख्याल से, यही है नसीब नंबर 1, माँ का आशीर्वाद। अगर पिछला जन्म होता है तो पिछले जन्म में शायद मैंने कुछ बहुत अच्छा काम किया होगा वो, और उस अदृश्य शक्ति का चमत्कार, जिसको आप भगवान कहें, अल्लाह कहें, या कुछ भी कहें। क्या फील होता है जब लोग सिर्फ रिजल्ट देखते हैं, आपकी मेहनत को नहीं देखते हैं? कुछ फील नहीं होता, क्या फील होना, ठीक है, रिजल्ट ही देखना चाहिए। मेहनत करके कोई एहसान थोड़ी कर रहा हूँ मैं किसी पे। गुड आंसर है कि नहीं। मेहनत जो है, अगर आज आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं तो आप इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि मैंने बहुत हार्ड वर्क किया है लाइफ में, 100%। और आपने मुझे यहाँ बुलाया, आपने मुझे इतनी इज्जत दी, वो आपने इसीलिए किया क्योंकि मैंने बहुत हार्ड वर्क किया है। तो मैं खुद को इस लायक बना पाया हूँ कि मैं राहुल वरुण के सामने बैठकर ज्ञान की बातें कर सकूं। आप समझ रहे हैं।
तो आप हर आदमी के पास तो जाते नहीं हैं, हर आदमी को तो बुलाते नहीं हैं, अपने सामने बिठाते नहीं हैं, है ना। तो बंदा अगर मेहनत कर रहा है तो खुद के लिए कर रहा है यार, एहसान थोड़ी ना कर रहा है। एहसान थोड़ी ना कर रहा है। करो मेहनत, है। इतने सारे लोग हैं, इतने सारे परफॉर्मर्स हैं, मुझसे कहीं ज़्यादा बेहतर एक्टर्स हैं जो शायद अचीव नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से, किसी कमी की वजह से। हो सकता है कि वो अनलकी हो, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, है ना। अभी सचिन तेंदुलकर सर ने बहुत मेहनत की, है ना, उन्होंने बहुत प्रैक्टिस की, ठीक है, नेट्स पे बहुत मेहनत की। हो सकता है कि बहुत सारे क्रिकेटर्स ऐसे हों जिन्होंने तेंदुलकर सर से भी ज्यादा मेहनत की होगी, है ना, पर उन्हें नहीं मिला, वो सचिन सर को मिला। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लक, नसीब, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर किसी को कुछ मिलता है तो उसके पीछे हार्डवर्क होता है। हार्डवर्क होने के बाद अगर उसको वो मिलता है तो जो मिलता है लोग उसे देखते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। जब सचिन तेंदुलकर जबरदस्त स्ट्रेट ड्राइव मारते हैं तो हम तालियां बजाते हैं, हम खुश होते हैं, मजा आता है हमको। बस हमको उसी स्ट्रेट ड्राइव में इंटरेस्ट है, हमको महेंद्र सिंह धोनी के हेलीकॉप्टर शॉट में इंटरेस्ट है। अब उसके पीछे उन्होंने कितनी मेहनत की, जो भी यार बन गए ना, वो धोनी बन गए ना, हैं, लेजेंडरी क्रिकेटर बन गए ना। मेहनत नहीं करते तो कैसे बनते, बने ना, उनको मिला, ऊपर वाले ने दिया। हमको तो हेलीकॉप्टर शॉट में इंटरेस्ट है भाई, और जब पिक्चर आई बायोपिक तो हमने वो भी जाके देख ली, उसमें भी पैसे खर्च किए। ठीक है, मेहनत करो, जितना हार्डवर्क हो सके करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेहनत करके आपने एहसान नहीं किया है कुछ। 15 साल के इस सफर को किस तरह देखते, क्या खोया क्या पाया, और कभी क्या आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो कुछ दिखाई देता है? पहली बात तो ये, गुरु के पीछे मुड़ के देखता हूँ नहीं मैं। ओके। मैं सिर्फ और सिर्फ आज में रहता हूँ, अभी में रहता हूँ, और मैंने कुछ भी खोया नहीं है, मैंने सिर्फ पाया है। क्योंकि साला खोने के लिए घंटा कुछ था ही नहीं हमारे पास, क्या खोएंगे आप बोलो, है ना। खाने को तो पैसे थे नहीं, हैं, समझ रहे हैं आप। 100%। आज के डेट में करोड़ों लोग हैं जो कि इतना प्यार करते हैं। अभी खोने के लिए बहुत कुछ अभी मेंटेन करना पड़ेगा। नहीं है, वही बोल रहा हूँ, ये अभी भी नहीं, अभी भी नहीं। बताता हूँ, क्योंकि आप स्टार हैं और आप एक एक शब्द मायने रखते हैं, उसको मेंटेन करना पड़ेगा। बता रहा हूँ क्यों नहीं है खोने के लिए, बता रहा हूँ। देखो, आप अगर कुछ बन जाते हो ना बनने के बाद जब आप उसका बैगेज लेके चलते हो तब खोने का डर होता है। हमारे ऊपर कोई बैगेज नहीं है, आपने लिया नहीं है नहीं, लिया ही नहीं है कभी। आप समझ रहे हैं, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं ऐसे ही अंडर पैंट और फटी हुई। आज मैं गया था कुछ खरीदने के लिए मार्केट में, बॉस मैं फटी हुई टी शर्ट पहन के गया था। आज की बात है, अपनी माँ की कसम खाया कह रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा हूं। फटी हुई टी शर्ट पहन के गया था, शॉर्ट्स पहन के गया था वो चीज खरीदने, खरीदा, आया। मैं अपने आप को एकदम सिंपल बंदा समझता हूं, सचमुच, अंदर से, दिल से। ट्रोलर्स के बारे में क्या कहेंगे? ट्रोलर्स तो इस पे भी सवाल खड़ा कर सकते हैं कि आप डाउन टू अर्थ दिखने का कोशिश कर रहे हैं। ट्रोलर्स के बारे में, ट्रोलर्स आपकी अच्छाइयां में भी बुराई निकाल सकते हैं। हाँ, तो आपके पास जवाब क्या होगा उस? मुझे जब भी मौका मिलता है मैं पॉजिटिव चीज को अप्रिशिएट कर लेता हूं। जैसे कि मैं खुद जाता हूं और
99.9% कमेंट्स मेरे वीडियोस पे बहुत अच्छे वाले रहते हैं। हाँ, मैंने एक्चुअली, मुझे एक्सपीरियंस है ही नहीं कि कैसे ट्रोल हुआ जाता है। मुझे ट्रोल किसी ने किया ही नहीं आज तक, समझ रहे हैं आप? तो मुझे वैसा है नहीं, लेकिन अगर किसी ने कोई नेगेटिव रिमार्क या कमेंट डाला भी है तो मैं उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता हूँ, और रिएक्ट नहीं करते हैं आप उस पर? मैं उसको भी भगवान से दुआ करता हूँ कि इस बंदे को खुश रखो जीवन में, जिसने वो गंदी बात लिखी है। अगर मान लीजिए, हालांकि मेरे बारे में लिखी नहीं है, पर अगर किसी ने कभी लिखी भी तो मैं उसके बारे में यही सोचूंगा, भगवान इसको खुश रखिए, बस।